वेरी गुड इवनिंग ऑल। इस समय अखबार के पन्नों में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण खबर चल रही है, खासतौर से द हिंदू इसे कवर कर रही है, जिसके तहत जो है भारत के संविधान के मूलभूत ढांचे या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि संघीय ढांचे पर एक बड़ा करारा प्रहार हो सकता है, ऐसा कि बहुत सारे राजनीतिक दल, बहुत सारे विचारक मानते हैं। तो क्या वस्तुतः कोई बड़ी समस्या है? यह समस्या कुछ इस तरह से है कि क्या अब आईएएस और आईपीएस अधिकारी वह राज्य सरकार की बातें नहीं सुनेंगे, सीधा केंद्र सरकार उनको नियंत्रित करना शुरू कर देगा। इसको लेकर के तमाम तरह की चिंताएं, तमाम तरह की आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि यह चिंताएं या आशंकाएं वस्तुतः क्या हैं, बहुत शॉर्ट में लेकिन बहुत सारगर्भित तरीके से जो है मैं इस मुद्दे पर बात करना चाहूंगा। तो इस मुद्दे को बिल्कुल से लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा जो है सेटिंग्स वगैरह में टाइम लग जाता है। क्या आईएएस आईपीएस अब मुख्यमंत्री की नहीं सुनेंगे? यह मुद्दा क्यों इस तरह से हाईलाइट किया जा रहा है? केंद्र सरकार ने आईएएस कैडर नियम 1954 में संशोधन करने जा रही है या उसमें संशोधन करने का प्लान कर रही है। संशोधन के प्रस्ताव को लेकर के हाल ही में राज्य सरकारों से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए आईएएस अधिकारियों की अफसरों की सूची भेजने को कहा गया है, जिसे लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। और इसमें जो अन्य राज्य सरकारें जो है, जहां पर कि खासतौर से विपक्ष की सरकारें हैं, उन्होंने इस पर कड़ी आपत्ति जताई जा रही है। और इसमें जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो है एक सप्ताह के भीतर 2 बार जो है केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है। केंद्र सरकार ये 25 जनवरी तक इस डिपार्टमेंट में एक्चुअली में जो ये आईएएस कैडर नियमावली है, इसमें ये ट्रांसफर से और नियुक्ति के बारे में जो है प्रश्न होने वाला है। और प्रश्न में ये पूछा गया है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट्स को या राज्य सरकारों को इसको लेकर के कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, उनकी क्या राय है, इससे पूछा गया है। 25 जनवरी तक उनको जो है अपनी बात कहने का मौका दिया गया है। और इससे संबंधित जो संशोधन करना है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो आईएएस कैडर है, उसको लेकर के जो बजट सेशन है 21 जनवरी से पेश होने वाली है, उसमें एक संशोधन प्रस्तुत करने का जो है केंद्र सरकार ने मूड बना लिया है और राज्य सरकारों को 25 जनवरी तक इस पर अपना जवाब देने के लिए कहा है। आईएएस कैडर नियम 1954 क्या है? कैडर क्या होता है कि जब भी आप आईएएस या यूपीएससी का एग्जाम देकर के आईएएस बनने का ख्वाब पालते हैं, तो फिर जब आप इंटरव्यू भी पास कर लेते हैं तो ट्रेनिंग के बाद आपको जो है जिस राज्य में भेजा जाता है वह राज्य आपका कैडर कहलाता है। जैसे उत्तर प्रदेश कैडर, बिहार कैडर, तो जहां पर आप होते हैं वहीं पर वो आपका कैडर होता है। और सामान्य तौर पर आप अपनी पूरी सर्विस का एक बड़ा हिस्सा जो है उस राज्य में, उस कैडर में ही गुजारते हैं। इसमें ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि ये तमाम जो आईएएस आईपीएस अधिकारी होते हैं, इनकी अधिकारियों की भर्ती जो है वह केंद्र सरकार करता है, लेकिन उन्हें राज्य कैडर आवंटित कर दिया जाता है। तो जब राज्य कैडर आवंटित किया जाता है तो वह राज्य सरकार के अधीन हो जाते हैं। उन्हें कौन सा विभाग दिया जाना है, कब उनका ट्रांसफर किया जाना है, उनकी सैलरी स्केल जो होगी वह राज्य सरकार के अधीन आ जाती है। इस तरह से यह कहा जाए तो केंद्र और राज्य सरकार आईएएस कैडर को लेकर के एक संघीय ढांचा में काम करते हैं। आईएएस कैडर नियमों के अनुसार एक अधिकारी को संबंधित राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सहमति से ही केंद्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन सेवा के लिए प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। सामान्य दशा में यही होना चाहिए। इस नियम के मुताबिक किसी भी असहमति के, मान लीजिए कि केंद्र और राज्य सरकार में सहमति नहीं बन पा रही है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार जो निर्णय लेगी वह अंतिम रूप से राज्य सरकारों के ऊपर लागू होती है। यह 1954 का नियम है। सरदार पटेल का इस मामले में क्या मानना है? वास्तव में जो वर्तमान कैडर प्रणाली है, ये जो तमाम आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति का मसला है, ये पूरी तरह से माना जाता है, जो प्रशासनिक ढांचा है इसका जनक देश में सरदार पटेल को माना जाता है। सरदार पटेल ने 10 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा में यह कहा था कि यह संघ नहीं रहेगा, एकजुट भारत भी नहीं होगा, यदि आपके पास एक ऐसी अखिल भारतीय सेवा नहीं होगी जिसके पास अपनी बात कहने की स्वतंत्रता नहीं होगी, जिसके मन में सुरक्षा की भावना नहीं होगी।
इस तरह से वह एक संघीय ढांचे के कैडर प्रणाली को जो है बहुत आवश्यक सरदार पटेल मानते थे। वर्तमान सरकार क्या चाहती है? वर्तमान सरकार यह चाहती है कि जो आईएएस कैडर नियमावली की नियम संख्या 6(1) है उसमें बदलाव चाहती है। नियम संख्या 6(1) क्या कहती है? यह कहती है कि कोई भी कैडर अधिकारी संबंधित राज्य सरकार की सहमति से ही केंद्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार में प्रतिनियुक्त किया जा सकता है या फिर उसे किसी पीएसयू में भेजा जा सकता है, परंतु असहमति की अवस्था में केंद्र सरकार का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा। केंद्र सरकार वस्तुतः इसमें 4 तरह के संशोधन करना चाहती है, लेकिन 2 संशोधन ऐसे हैं जो विवाद के बिंदु हैं। पहला, प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार को एक निश्चित संख्या में कैडर अधिकारी को केंद्र सरकार की प्रतिनियुक्ति के लिए भेजना होगा। अब भले ही वह अधिकारी चाहता हो या ना चाहता हो, जिसे कि राज्य सरकार भेजना चाहती है, इससे क्या होगा कि जो राज्य सरकारों की आशंका है कि पहले से ही जो है आईएएस अधिकारियों कि जो है कमी से यह देश जूझ रहा है। ये संसद में भी जो है जवाब दिया गया है डीओपीटी के जरिए, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो लोक शिकायत और कार्मिक विभाग होती है उसके जरिए कहा गया है कि देश में आईएएस आईपीएस अधिकारियों की कमी है। तो इसके रहते हुए कि अगर अधिकारियों को हर साल निश्चित मात्रा में भेजा जाना होगा तो अधिकारी जो है वह पूरी तरह से ईमानदार और निष्पक्ष होकर के काम नहीं कर पाएंगे। वह राज्य सरकारों को, खासतौर से जहां पर विपक्ष की सरकारें होंगी वहां पर, यानी कि केंद्र सरकार से अलग अन्य दलों की सरकारें होंगी, वहां पर उनको इस बात का खतरा बना रहेगा कि अगर वो वहां पर बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं तो कहीं केंद्र सरकार उनसे नाराज न हो जाए, जैसा कि देखा गया है। हालांकि अगर इसी तरह की स्थिति देखी जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय में इसी तरह से तमिलनाडु से कई अधिकारियों को, करीबन 3 अधिकारियों को जो है जबरदस्ती प्रतिनियुक्ति के तौर पर केंद्र सरकार में मंगवा लिया गया था। इसी तरह से अगर 2020 में भी कहें तो पश्चिम बंगाल के अधिकारियों को केंद्र सरकार ने जबरदस्ती अपनी प्रतिनियुक्ति में लेने की कोशिश की थी, हालांकि तब अधिकारी ने जो है अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। इसी तरह से राज्य सरकारों को, अगर केंद्र सरकार को कोई भी अधिकारी पसंद आ जाता है तो और वह राज्य सरकार से मांगती है तो राज्य सरकार इसके लिए मना नहीं कर सकती है। केंद्र सरकार के जो है मांगे जाने पर वो उस अधिकारी को रिलीज करेगी ही करेगी। यह जो है बड़ा खतरा बनकर के आया है। इस तरह से सोचिए कि क्या होगा कि, और तीसरी चीज जो है, जो एक और संशोधन चाहती है वो ये है कि आईएएस आईपीएस अधिकारियों का जो ट्रांसफर होगा वह पूरी तरह से केंद्र सरकार के अपने अधीन होगा। इस तरह से आप एक ऐसी स्थिति की परिकल्पना कर सकते हैं कि जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री के जो है ऑफिस में जो चीफ सेक्रेटरी वगैरह बैठे हों वो केंद्र सरकार के अधीन हो, या उनके ऊपर हमेशा ये खतरा मंडरा रहा होगा कि न जाने कब जो है हमको बुला ले केंद्र सरकार, तो वह निष्पक्ष ढंग से जो है वह राज्य सरकार को सलाह देने या राज्य सरकार के साथ मिलकर के काम नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी यह राज्य सरकार का अधिकार है कि वह किस अधिकारी की कहां पर जो है ट्रांसफर, कहां पर नियुक्ति करना चाहता है। केंद्र सरकार को यह अधिकार दे दिए जाने का मतलब होगा कि राज्य सरकारों के हाथ से पूरी तरह से हम आईएएस आईपीएस अधिकारियों का नियंत्रण हटा दें। यह अपने आप में बड़ी खतरनाक स्थिति बन सकती है और यह भारत के संघीय ढांचे पर तगड़ा असर होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पहले भी कहा गया था कि इस प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति जताती हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में कहा कि इससे अधिकारियों में भय का माहौल पैदा होगा और उनके काम करने के तरीके पर, उनके जो है कार्य निष्पादन पर काफी असर पड़ेगा। और 1 सप्ताह के भीतर उन्होंने 2 बार चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री को चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि इससे संघीय ताना बाना और संविधान का मूलभूत ढांचा, जो कि संघीय ढांचा है, वह नष्ट हो जाएगा। हालांकि तकरीबन 6 स्टेट्स ने अब तक इस पर जो है अपनी आपत्ति दर्ज करा दी है। इसमें तमिलनाडु की जो है सरकार, जो है केरला की जो सरकार है, उन्होंने भी जो है अपनी आपत्तियां दर्ज की हैं। उन्होंने चेतावनी दी। ममता बनर्जी तो यहां तक जाती हैं कि अगर केंद्र अपने इस फैसले पर पुनर्विचार नहीं करती है तो इसके खिलाफ वो बड़ा आंदोलन कर सकती हैं। क्या इससे जो देश का सहकारी संघवाद है उसको जो है नुकसान पहुंचेगा? हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि इस देश के संविधान निर्माताओं ने एक सहकारी संघवाद की परिकल्पना की थी। प्रसिद्ध, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, प्रसिद्ध विधिवेत्ता नानी पालकीवाला ने केंद्र राज्य संबंधों पर कहा कि एक राष्ट्रीय सर्वसम्मति की भावना सदैव केंद्र के लिए आवश्यक होता है। केंद्र सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि वह वायसराय की सर्वोच्चता के उत्तराधिकारी नहीं है, कि जिस तरह से पहले वायसराय जो चाहता था वैसा ही होता था। तो
तो ये कहते हैं कि आप केंद्र सरकार वायसराय की भांति काम नहीं कर सकती है। केंद्र के पास राज्यों की शक्ति को कम करने का ना तो नैतिक अधिकार है और ना ही कोई संवैधानिक प्राधिकार है। ये आप कोटेशन के तौर पर एज इट इज जो है ले सकते हैं। ये कोटेशन आपको इसीलिए दिया गया है। इसी तरह से एसआर बोम्मई केस, जो कि केंद्र राज्य संबंधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यह केस जो है संविधान के मूलभूत ढांचे के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसमें 9 जजेस की जो है एक खंडपीठ, एक बेंच ने अपना डिसीजन दिया हुआ था। ये इसमें भी लिखा है कि राज्य एक स्वतंत्र संवैधानिक इकाई है। ये हिंदी की स्पेलिंग मिस्टेक है। राज्य एक स्वतंत्र संवैधानिक इकाई है और लोगों के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक जीवन में यह राज्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और राज्य केंद्र सरकार के ना तो उपग्रह हैं, दे आर नीदर सैटेलाइट नॉर एजेंट। केंद्र सरकार के राज्य ना तो उपग्रह हैं और ना ही एजेंट हैं। इसलिए केंद्र और राज्य के मध्य में एक संतुलन बना करके रखा जाना चाहिए। अखिल भारतीय सेवाओं की जो परिकल्पना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, उसके अनुसार यह बचा करके रखा जाना चाहिए। अगर अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति और उनके ट्रांसफर का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार को दे दिया जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस अखिल भारतीय सेवाओं की कल्पना की थी, उन्होंने जिस अखंड भारत की संकल्पना की थी, जिस संघवाद और सहकारी संघवाद की परिकल्पना नेहरू, पटेल, अंबेडकर जैसे संविधान निर्माताओं ने एकजुट रूप से देखी थी, यह उसको भी चोट पहुंचाती है। हमें अभी इस पर किसी निष्कर्ष पर नहीं जाना चाहिए। हमें देखना होगा कि आने वाले समय में सरकार इस पर क्या निर्णय देती है। इसको आप लगातार अखबार के पन्नों में देखते रहिएगा। आवश्यकता पड़ी तो इस पर और डिटेल चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, आप जिंदाबाद रहिए।